I welcome all of you to learn करो क्लास 11th एंड 12th। आप सभी का स्वागत है। सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर देना। बिजनेस स्टडीज कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही हवा बनाया जाता है भैया, बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9 बहुत मुश्किल है, करके मत जाना, अरे छोड़ के चले जा, अरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक करके जाइए, छोड़ के चले जा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ए टू जेड कवर हो रहा होगा, आपको ए टू जेड समझ आने वाला है। देखो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं। सुन पा रहे हो तो एक बार थम्स अप कर देना, फिर हम सेशन बिगिन कर रहे हैं। एक बार सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर देना। यस, यहां से मेरा बिल्कुल माइक ऑन है। एक बार सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर दो, फिर हम सेशन ऑन कर रहे हैं। राइट, तो यार क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि करके इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हवा बना दिया है। टेंशन मत लो, एनसीईआरटी का ए टू जेड सिलेबस इसी चैनल पे कवर हो रहा है। माय नेम इज गोकुल छाबड़ा, आई एम अ रामजस पावर्स आउट ऑफ 2018 रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ड्रीम कॉलेज फॉर मेनी स्टूडेंट्स। यार वहां से मैंने बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रखी है। तो जो फैकल्टी तुम्हें यहाँ पढ़ा रही है सारे के सारे डीयू पास आउट्स है, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस कॉलेज यहाँ के पास आउट्स है। आई एम आल्सो करंटली परस्यूइंग माय एमबीए। तो यार घबराओ मत, तुम्हें जो पढ़ा रहा है वो ठीक है, उसको आता है। कभी भी ये डाउट मत करना कि यार नया चैनल है या कैसे मूव ऑन करें, हम ये फैकल्टी के ऊपर ट्रस्ट करें या ना करें। मैं गारंटी बता रहा हूँ, इस चैनल पे आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ए टू जेड एनसीईआरटी का सिलेबस, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, क्लास 12 कर रहे हैं हर रोज 10:30। मैं आपको एक पूरा का पूरा टाइम टेबल देना चाह रहा हूँ। 10:30 हमारी इकोनॉमिक्स की हर रोज क्लास होती है, उसमें हम गवर्नमेंट बजट पे हैं अभी। फिर आपका 11:15 से हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, क्योंकि हम एम करके चल रहे हैं, हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है। ए टू जेड पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हम कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट, दिस इज पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 9, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। लेट्स मूव। सर बिजनेस फाइनेंस में हमने क्या क्या पढ़ा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये 3 डिसीजन पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा था इन तीनों के फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड आपका डिविडेंड डिसीजन। फिर आपका इसके बाद हमने पढ़ा था एक बहुत बड़ा टॉपिक, एफपी, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से थोड़ा अलग है। फिर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए 5 स्टेप्स पढ़ाए गए थे, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग हमने पढ़ लिया था। फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है वो भी पढ़ लिया था। इन दोनों के की ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो भी अच्छे से हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। भैया बवाल मजा, अरे क्या बात कर रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर वो क्या होता है यार? मेरे को तो पता नहीं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। घबराने की एक भी परसेंट बात नहीं है। हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर दो ही तो चीजें हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ा था कि तुम पैसा कैसे उठा सकते हो, दो ही तो चीजें, डेट और इक्विटी। अरे डेट और इक्विटी को मिला के ही बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो डेफिनेशन से डर मत जाना, डेफिनेशन मेरे साथ ब्रेक करके पढ़ना, और अगर मैं कुछ हिंदी में लिखवा रहा हूं तो अपनी कॉपी साथ में लेके बैठ जाओ, उसमें लिखना आप शुरू कर देना, ठीक है जी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक डिसीजन आता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। रिलेट्स टू द फाइनेंसिंग पैटर्न। कैपिटल स्ट्रक्चर को दूसरे टर्म्स में तुम क्या बोल सकते हो कि फाइनेंसिंग पैटर्न क्या है? दूसरे शब्दों में तुम बोल सकते हो कि व्हाट इज द फाइनेंसिंग पैटर्न, व्हाट इज द फाइनेंसिंग पैटर्न और द प्रोपोर्शन। इसको और क्या बोल सकते हैं सर? proportion of use of debt and equity। इसमें बोल रखा है ना, proportion और the use of different sources in raising funds। अरे डिफरेंट सोर्सेस इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने दो ही पढ़ रखे हैं भैया, डेट और इक्विटी, और थर्ड कोई सोर्स हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये तुम मान के चलो कोई थर्ड सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो घबराओ मत, कोई थर्ड सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, घबराने की परसेंट बात नहीं है। रिलेट्स टू द फाइनेंशियल पैटर्न और द प्रोपोर्शन ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। इस केस में डिफरेंट सोर्सेस क्या है? डिफरेंट सोर्सेस है डेट एंड इक्विटी, राइट। चलो अब देख लो यार, जब भी तुम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हो इस पूरे के पूरे चैप्टर में, बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 में, हमने केवल और केवल दो तरह के बिजनेस फाइनेंसेस पढ़ रखे हैं। सबसे पहला है ओनर्स फंड्स, सबसे पहला है बेटा ओनर्स फंड हो गया। सेकंड चैप्टर क्या हो गया? सेकंड हो गया सर बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड को तुम और दूसरी टर्म्स में क्या बोल सकते हो? यू कैन से दैट ओनर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी, ओनर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी। एंड बोरोड फंड्स भी मल्टीपल तरह के हो सकते हैं, लोन हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे।
बट इन दोनों का क्लासिफिकेशन जब हम कर चुके हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब किस प्रपोर्शन में कितना एलिमेंट है, क्या हमारा 50% शेयर होल्डर्स फंड है, 50% बोरोड फंड्स है, क्या हमारा 60% बोरोड फंड है, 40% इक्विटी है, तो वो डिपेंड करने वाला है। हाय एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? तो वो डिपेंड करने वाला है कि यार कौन सा प्रपोर्शन किस बेसिस पे है, ये सारा का सारा डिपेंड करेगा, राइट? अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यही कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना। सर ओनर्स फंड, अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, प्लीज उसको एक बार देखो। इट कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस और रिटेन अर्निंग्स। जो भी कंपनी एक्स्ट्रा पैसा कमा रही है वो भी ओनर्स फंड के अंदर आएगा, क्योंकि रियलिटी में शेयर होल्डर्स ही तो कंपनी के मालिक हैं, शेयर होल्डर्स ने ही तो इन्वेस्ट करके कंपनी को बनाया है। तो जो भी रिटेन अर्निंग्स बच जाएगी, जो भी प्रॉफिट बच जाएगा, उसको तुम बोल सकते हो कि ओनर्स फंड है, वो ओनर्स फंड है। इसलिए रिटेन अर्निंग्स हमेशा ओनर्स फंड में आती है। रिटेन अर्निंग्स का मतलब ये मत समझ लेना भैया कंपनी की अर्निंग्स है, कंपनी की अर्निंग्स तो है, अरे भैया कंपनी किसकी है, कंपनी है शेयर होल्डर्स की, इसलिए वो ओनर्स फंड में आती है, राइट? चलो जी, अब आ गया प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल शेयर, ये तुम्हारा का सारा किसमें है? ये सारा का सारा तुमने डिटेल में पढ़ रखा है अकाउंटेंसी में कि प्रेफरेंस शेयर्स कैसे डिफरेंट होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे डिफरेंस होती है, उनमें राइट्स किस किस के पास होते हैं, ये सारा का सारा तुमने पढ़ रखा है। हम बात करते हैं बोरोड फंड्स की। अब ये बोरोड फंड क्या भला है भैया? बोरोड फंड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, पहले तुम्हें मैंने बताया लोन्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं, जो पब्लिक डिपॉजिट्स जो आपको इन फ्यूचर रिटर्न करने हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स जो आपको इन फ्यूचर रिटर्न करने हैं। देयर मे बी बोरोड फंड्स फ्रॉम बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स एंड पब्लिक। कहां से कंपनी पैसा बोरो कर सकती है? पब्लिक से भी कर सकती है, शेयर होल्ड कहीं बैंक से भी कर सकती है, शेयर होल्डर्स गलती से निकल गया, सॉरी, बैंक से भी कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी करती है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब इनके हमने कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद तुम ये जान लो, इन दोनों के मिक्स को ही कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बना रखी है। इट रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ऑन ओनर्स कितना या इक्विटी तुमने कंपनी में कितनी उठाई है और बोरोड फंड्स कितने उठाए हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ उसका नाम है, इसको बहुत हवा बना रखा है, अरे नहीं ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता, मिक्स होता है। और डिफरेंट सोर्सेस से बेटर तुम ये लिखो, शेयर होल्डर्स फंड और बोरोड फंड्स में जो मिक्स क्रिएट होता है उसी से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है, उसी से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। मेरे ख्याल से बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। इंस्टाग्राम पे जो भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। लाइव सेशन चल रहा है बिजनेस स्टडीज का, आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो, राइट? ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही उम्दा। ये क्या भैया? सर ये तो हमने पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने बताया ना कि डेट मान लो, इसको तुम मान लो कि भैया जो डेट है, इसको आप अज्यूम करो कि जो डेट है वो 60% है और इक्विटी है वो एक 40% है। इसका मतलब अगर कंपनी ने 100 करोड़ रुपए उठाए हैं तो 100 करोड़ रुपए कंपनी की फंडिंग है, कंपनी की फंडिंग जो फंड उठाए हैं उसने 60 करोड़ तो डेट के थ्रू उठाए हैं, मतलब लोन लिया होगा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से। सिमिलरली 40 करोड़ रुपए शेयर होल्डर से लिए होंगे या कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग से लिए होंगे। तो ये बोल रखा है, इसका मतलब ये है। पर ये 60% और 40% फिगर आई कहां से? ये 60% और 40% फिगर आई कहां से? सर ये आई, इट कैन बी कैलकुलेट, ये कैलकुलेट होती है, कैसे कैलकुलेट होती है समझ लो। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो से कैलकुलेट होती है, डेट अपॉन इक्विटी और द प्रोपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। अगर डेट इक्विटी रेशियो आपको पता लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि डेट कितना यूज हुआ है और इक्विटी कितनी यूज हुई है। इन शॉर्ट, अगर डेट की प्रोपोर्शन देखनी है तो डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट, कि भाई टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, डेट प्लस इक्विटी, उसमें डेट कितनी यूज हुई है तो उसमें हम न्यूमरेटर में लिख देंगे डेट, उसमें हम न्यूमरेटर में लिख देंगे डेट, राइट? ठीक है जी, ये तुम बात समझ गए। अब डेट इक्विटी तुमने कैलकुलेट कर ली, कैपिटल स्ट्रक्चर तुमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टॉकिंग अबाउट रिस्क एंड कॉस्ट। यार इन सब में कॉस्ट और रिस्क अलग अलग चीजें हैं जो मैटर करती है। जैसे कॉस्ट और रिस्क अलग अलग चीजें हैं जो मैटर करती है, मैं बताता हूं कैसे। सर अगर डेट लोगे,
डेट वर्सेस इक्विटी की यहां पे बात चल रही है। एक कंपनी को ऐसा कोई फंड उठाना है, ऐसा कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें वो प्रॉफिटेबल हो, जिसमें उसकी कॉस्ट कम लगे और रिस्क भी कम हो। इन शॉर्ट, कॉस्ट और रिस्क को हम कंपेयर करेंगे कि डेट में कितना कॉस्ट लग रहा है, इक्विटी में कितना कॉस्ट लग रहा है। डेट कितना रिस्की अफेयर है, इक्विटी कितना रिस्की अफेयर है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सर हमेशा याद रखना, डेट इज चीपर बट इज मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस बिकॉज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस। अब इसमें दो कंपोनेंट्स है, दो पार्टीज है, याद रखो। सर फर्स्ट पार्टी है बिजनेस और सेकेंड पार्टी इज गिवर। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ हम डेट की यहां पे बात कर रहे हैं, हम यहां पे बोले सर बिजनेस अगर डेट उठा रहा है तो उसके लिए इक्विटी चीपर ऑप्शन है। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, देखो कॉस्ट डेट उठा रहा है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो डेट चीपर ऑप्शन है या इक्विटी चीपर ऑप्शन है? सर डेट चीपर ऑप्शन है, बताता हूं क्यों। या तो डेट उठा रहा होगा या इक्विटी उठा रहा होगा। अगर सिर्फ कॉस्ट की बात करो ना, तो यार डेट में एक शॉर्ट पेमेंट तुम किसको कर रहे होगे, जिससे तुमने लोन उठाया है। यहां पे हम बोल देते हैं कि वो गिवर है। जो गिवर तुम्हें लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो तुम्हें डेट प्रोवाइड कर रहा है, उसको पता है तुम गारंटी इंटरेस्ट पेमेंट भी करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट भी करोगे, तो तुम कम इंटरेस्ट रेट पे एक डेट उठा सकते हो, इसलिए चीपर बोलते हैं। पर रिस्की ज्यादा इसलिए है क्योंकि तुम्हें गारंटीड देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इट इज कंसिडर्ड मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस बिकॉज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी। बिजनेस को पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। हम यहां पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि बिजनेस चोरी करके भाग नहीं रहा। वी आर एज्यूमिंग दिस फैक्ट कि बिजनेस चोरी करके भाग नहीं रहा, बिजनेस को पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी। एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग दीज कमिटमेंट्स मे फोर्स द बिजनेस टू गो इनटू लिक्विडेशन। अगर पेमेंट नहीं कर पाते, अगर आपने किसी से डेट ले लिया है और आप उस इंसान की, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, उस बिजनेस की, उस इन्वेस्टर की पेमेंट नहीं कर पाते वापस, तो आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। लिक्विडेशन का मतलब वाइंड अप हो सकता है। आपके बिजनेस को बेच के पैसे लिए जाएंगे, फिर आपके बिजनेस के अंदर जो भी एसेट है, ऑपरेशंस तो गए बाढ़ में, बिजनेस तो आपको चल ही नहीं पाएगा। आपके बिजनेस में जितने भी एसेट है उनको बेच के पैसे वापस लिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा रिस्की है यार। अगर मैं पैसे वापस नहीं पे कर पाया तो अगर तुमसे हमेशा कोई पूछे डेट और इक्विटी में ज्यादा रिस्की कौन सा है, सर डेट इज रिस्कियर। बट अगर कोई पूछे डेट और इक्विटी में ज्यादा मतलब चीपर कौन सा है, मतलब कॉस्ट अगर बोलो तो कॉस्ट ज्यादा किसकी है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा है, चीपर कौन सा है, डेट हमारा चीपर है। उसका रीजन मैं बता चुका हूं क्योंकि जो गिवर होता है डेट का, उसे पता होता है यार मेरा पैसा तो रिटर्न होना ही होना है, और इस केस में वो कम रेट पे एक डेट दे देता है। तो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट तुम दे रहे हो, इंटरेस्ट रेट का कॉस्ट, वो वही तो है कॉस्ट। देखो अब तुम मेरी बात समझ लो तो एकदम मेरे को बताना, अगर तुमने डेट उठाया, डेट तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल लिख देते हैं इसको, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, डेट हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब डेट के ऊपर डेट का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है उसका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के साथ जो तुम इंटरेस्ट दे रहे होगे वो डेट का कॉस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं देना होता तो डेट तो मजे आते भाई, हर कोई डेट उठा रहा होता क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहा। अरे जब भी तुम बैंक से लोन उठाते हो, तुम वापस में क्या देते हो, तुम वापस में इंटरेस्ट देते हो नहीं देते हो, तो वो इंटरेस्ट क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ द लोन। लोन उठाने का कोई कॉस्ट नहीं है, लोन जब रीपे कर रहे होगे उसके साथ तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट है। तो इसमें जो कॉस्ट एलिमेंट है वो चीपर है, इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है, किसके केस में, डेट के केस में। सिमिलरली अब यहां पे बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी क्यों लेस रिस्की है, रिस्की कौन सा ज्यादा है, डेट, चीपर कौन सा ज्यादा है, डेट। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। सर देयर इज नो सच कंपल्शन इन द केस ऑफ इक्विटी व्हिच इज देयरफॉर कंसीडर्ड रिस्कलेस फॉर द बिजनेस। अगर तुम इक्विटी अपने शेयर्स किसी को बेचते हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें कुछ वापस में देना है रिटर्न, वो रियलिटी में तुम्हारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तुम्हारी कंपनी के शेयर पार्टनर्स बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। अब तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, उनको बियर करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम्हें कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वापस देना ही देना है, इसलिए ये रिस्कलेस है। इन कंक्लूजन, इन दोनों को अगर हम पढ़े और कंक्लूजन निकाले तो सर कंक्लूजन ये है, हायर यूज ऑफ डेट, मैं जितना डेट ज्यादा यूज करूंगा, एक बार इसको पढ़ो, मैं जितना डेट ज्यादा यूज करूंगा, इट विल इंक्रीज द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ अ बिजनेस।
फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस मतलब डेट तो मुझे देना ही है, इट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। डेट का प्रिंसिपल अमाउंट भी मुझे देना है, इंटरेस्ट भी मुझे देना है, इतना तो मुझे मिनिमम देना ही देना है। तो यस, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ अ बिजनेस गारंटी। एज अ रिजल्ट इंक्रीज यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस। अगर तुम फाइनेंशियल रिस्क की बात यहां पे करो, एक नया टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है, व्हाट इज द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब द chances that you will not be able to fulfill the payment obligation of your organization। पेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब तुमने डेट उठाया तो तुम्हारे पास एक ऑब्लिगेशन होगी कि तुम्हें जो लोन अमाउंट है, जो डेट है, वो वापस करना ही करना है अलोंग विद इंटरेस्ट। फाइनेंशियल रिस्क तब माना जाता है जब तुम पे करना पाओ। तो अगर ज्यादा चांसेस है कि तुमने जो डेट उठाया वो तुम नहीं पे कर सकते, मोर द फाइनेंशियल रिस्क। तो यार यही बात बोल रखी है। एज अ रिजल्ट इंक्रीज यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ बिजनेस। हायर यूज ऑफ डेट, जितना तुम ज्यादा डेट यूज करोगे उतना तुम्हारा फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होंगे। जितना ज्यादा फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क है। जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क। इसमें तुम लिख सकते हो डेट मोर इज इक्वल टू फाइनेंशियल रिस्क भी मोर हो जाता है। इसमें तुम आराम से लिख सकते हो डेट मोर, इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क भी मोर हो जाता है। डेट मोर है, फाइनेंशियल रिस्क भी मोर हो जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई बात। अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। ये भी एक तूफानी वर्ड है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा और कह रहे हैं भैया तो व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज, हमें समझ नहीं आता। यस एग्जैक्टली आयुष, स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वही तो ओनर्स है कंपनी के। ओनर्स, सीईओ नहीं होता कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग होती है। सीईओ तो मैनेजमेंट का हेड है, ओनरशिप हमेशा शेयर होल्डर्स की होती है। बिल्कुल सही। फाइनेंशियल लेवरेज की अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया पॉइंट है और तुम्हें समझना है। तुम्हारे यार एमबीए में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, हर जगह ये काम आ रहा होगा, मैं गारंटी बता रहा हूं। जो भी तुम कॉमर्स से रिलेटेड कर रहे होगे ए टू जेड ये काम आएगा, मैं गारंटी बता रहा हूं। साइंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई साइंस वाला देख रहा है तो उसको देख लेना। सर, द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल, फाइनेंशियल लिवरेज किसको बोलते हैं? अरे फाइनेंशियल लिवरेज किसी को नहीं बोलते, सिर्फ इसको बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला लिख रखा है ना, द प्रपोर्शन ऑफ डेट, ये वाला फॉर्मूला जो लिख रखा है, इन द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज। और कुछ नहीं है इसका मतलब। प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज के आपने कितना ज्यादा कंपनी के फाइनेंसेस बोरोड फंड से उठा रखे हैं, इन शॉर्ट डेट से उठा रखे हैं, उसको बोलने वाले हो तुम फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल लिवरेज? या तो डी अपॉन ई लिख लो, या और इसको तुम ये भी बोल सकते हैं डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी को तुम्हारा फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला, ये हमेशा लर्न करके आना है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे कि इसका इंप्लीकेशन क्या है, और इससे मल्टीपल रेशियोज फॉर्म होते हैं। फाइनेंशियल रेशियो जिसको तुम बोलते हो वो तुम्हारे अकाउंटेंसी में भी होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं, बिजनेस स्टडीज में भी होते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए ये समझो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला सर या ये है या ये है, और इट इज द प्रपोर्शन ऑफ डेट। इसको ही अगर तुम इसको ही यार डी अपॉन डी प्लस ई क्या है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी क्या है? ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर, इसी को तो बोलते हैं, इसी से हमने क्लास पूरी की पूरी स्टार्ट करी थी। इसको अगर तुम इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो तो यही तो बोलते हैं द प्रपोर्शन ऑफ डेट, द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। बात खत्म। अब एक बार इसका कोई इंप्लीकेशन पढ़ो। एज फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेस or as the ratio of debt, the ratio of debt in the overall capital, the percentage of debt in the overall capital structure increases, the cost of funds declines, क्योंकि हमारा जो डेट है वो चीपर ऑप्शन है। तुम कहोगे सर ये तो बड़ा अच्छा रिलेट कर दिया आपने कि ये वाला टॉपिक, ये जो हमने ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा, ये पूरा का पूरा टॉपिक और ये टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर है। यस एग्जैक्टली सिमिलर है। एनसीईआरटी में मल्टीपल बार दे दे के तुम्हें कंफ्यूज कर रखा और कुछ नहीं कर रखा। ये टॉपिक बिल्कुल सेम है, ध्यान रखो। सर इसमें बोल रखा है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ये पूरी पूरी यार हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं, घबराना मत 1% भी। कुछ गाइड बुक से नहीं उठा रखी। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब डेट का प्रपोर्शन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना बढ़ेगा उतना मैं कॉस्ट, मेरी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होगी, कॉस्ट ऑफ सोर्स, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होगी, वो चीपर होती रहेगी, क्योंकि डेट चीपर ऑप्शन है। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है डेट चीपर ऑप्शन है। उसका रीजन भी मैंने आपको दे दिया है। द कॉस्ट ऑफ डेट डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेट। देखो ना, इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेट बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस। अब अभी बात करी
डेट वर्सेस इक्विटी में ज्यादा रिस्क ही क्या है? डेट है, क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो रहा है, तुम्हें ऑब्लिगेशन है, पे करना ही करना है। तो सर फाइनेंशियल लिवरेज जितनी ज्यादा तुम करोगे, एज द फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेस, कॉस्ट भी बढ़ने वाला है, रिस्क भी बढ़ने वाला है। सॉरी, एज फाइनेंशियल, इसको एक बार दोबारा बोलते हैं, एज फाइनेंशियल लिवरेज इन द बिजनेस इंक्रीजेस, कॉस्ट कम होने वाली है। देख लो, द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइंस, क्योंकि डेट एक चीपर ऑप्शन है, बट रिस्कीनेस बढ़ जाती है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, राइट। इसी के साथ यार लास्ट हम टॉपिक पे आ रहे हैं, इसका बस एक बार फॉर्मूला लिख लो। इसके फॉर्मूला के बारे में 3 केसेस बनते हैं, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मतलब सिमिलर टॉपिक है, ईबीआईटी ईपीएस करके एक टॉपिक है, जिसमें आपके पास 3 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो हम गारंटीड बता रहा हूं कंप्लीट कर रहे होंगे। अभी के लिए तुम इतना समझो, कल हम ये करेंगे प्लस फाइनेंशियल रेशियोज करेंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करना ही करना है। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करना ही करना है। द इंपैक्ट, अब यार फाइनेंशियल लिवरेज से ही सारा का सारा इन्होंने रिलेशन कर रखा है पूरी की पूरी एनसीईआरटी में, तो एक बार इसको तुम ध्यान से पढ़ लो। The impact of financial leverage on the profitability of a business can be seen through EBIT EPS. सर फाइनेंशियल लिवरेज का हमने अभी तक 2 एलिमेंट्स पढ़े, क्या कितना कॉस्ट लगने वाला है। फाइनेंशियल लिवरेज के हमने 2 एलिमेंट्स पढ़े, कितना कॉस्टली है और कितना रिस्क है, और ब्रैकेट में लिख सकते हो फाइनेंशियल रिस्क, कितना फाइनेंशियल रिस्क है। सर इसका एक और कंपोनेंट होता है, वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी, कि सर फाइनेंशियल लिवरेज का प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसको हम जान सकते हैं ईबीआईटी ईपीएस रेशियो से, जिसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। इसके बारे में इलस्ट्रेशन हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज का सेशन ये खत्म होता है, पार्ट 6 एंड्स हियर। थैंक यू सो मच। दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर बिजनेस स्टडीज आर अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपने अभी तक लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी तो प्लीज कर लेना। क्लास 12 के बेस्ट बिजनेस स्टडीज के नोट्स प्लस इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ऑल्सो यार सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ जाएंगे, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे भी आ जाएंगे। लाइव क्विजेस आप वहां पे दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस आप वहां पे दे सकते हो, प्लस और वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस। सर बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9 के अगर हमने आज 6 पार्ट खत्म कर दिया तो 6 केसेस वहां पे लाइन अप है, कोई एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, कोई गाइड बुक करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एवरी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर क्वेश्चन, हम सारा का सारा भंडार इसी चैनल पे करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।